हर पल तेरा नाम होगा, हर पल तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। ए हेलो, हर पल तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। हेलो साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपका सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको भारतीय जो संविधान सभा के द्वारा संविधान जो बना था उस संविधान का जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यानी भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। अर्थात हमें देखना है क्या, भारतीय संविधान की विशेषताएं। आपको हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताएं हमें क्या करना है, आज पढ़ना है दोस्तों। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की आपको क्या है, आपको विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो आपको इस चीज को आप याद न करके बल्कि इस चीज को क्या करें, आप ऐसे तरीके से एज्यूम करें, कहानी में पिरो दें कि आपको ये आसानी से क्या हो जाए, इस चीजें याद हो जाए। जैसे आपको यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो थोड़े समय के लिए यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको क्या है ना कि ये भी हमारा क्या है, थोड़े से समय के लिए मान लीजिए कि हमारा क्या है, संविधान है। क्या हमारा संविधान है। तो चूंकि हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं। संविधान की विशेषताओं को आप बिल्कुल आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको एकदम इजिली वे में क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। तो थोड़े समय के लिए इसे क्या कीजिए आप दोस्तों, एज्यूम कर लीजिए कि ये क्या हमारा संविधान है। क्या है, हमारा संविधान है। और ये जो संविधान देख रहे हैं दोस्तों, काफी क्या है, हमारा बड़ा है। एज आपको क्या है, एलिफेंट साइज का हमारा क्या है, आपको संविधान है। दूसरा चीज कि ये जो हमारा क्या है, बड़ा संविधान है हमारा। अगर देखते हैं आगे चल करके तो हमारा संविधान कैसा है, लिखित है। क्या है हमारा दोस्तों, ये संविधान हमारा कैसा है, लिखित है। तो इसी के थ्रू हम आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला विशेषता हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो जो पहला विशेषता होगा कि हमारा जो संविधान था वो क्या था, आपको क्या था, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का क्या हमारा दोस्तों, विश्व का सबसे, आपको क्या है, हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो ये तो पहला विशेषता है कि हमारा विश्व का, हमारा जो संविधान है वो विश्व का क्या है, आपको सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा विशेषता ये है इसका कि ये क्या है हमारा दोस्तों, ये लिखित संविधान है। हम प्रत्येक चीजों पर क्या करेंगे, बारी बारी से आपको चर्चा करेंगे। चलिए, ये लिखित संविधान हो गया हमारा। क्या दोस्तों, हमारा हो गया ये लिखित संविधान हो गया। अब चलिए, ये जो हम अपना नोट्स जो बनाए हैं ये हमारा क्या है, पॉलिटी का ही ये क्या है, हमारा नोट्स है। और जब बनाए होंगे इस नोट्स को तो कई सोर्स को लिए होंगे, जैसे एनसीईआरटी को लिए होंगे और साथ साथ आपको लक्ष्मीकांत साहब को लिए होंगे और भी बहुत सारी किताबें हैं आपको, जिससे मैंने क्या किया है, लुसेंट से बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया है, लेकर के तब इस अपने कॉपी को क्या किया है, इस नोट्स को तैयार किया है। तो उसी तरह से जो हमारा संविधान था दोस्तों वो क्या है, तो कई देशों से क्या किया गया, हमारे संविधान को उसमें जो कुछ चीजें हैं उसको क्या किया गया, आपको चीजों को लिया गया है। यानी हमारा संविधान क्या है, आपको विदेशी स्रोत को भी इसमें शामिल किया गया। क्या किया गया दोस्तों, हमारा संविधान विदेशी स्रोतों पर भी क्या है, हमारा आधारित है। विदेशी स्रोतों पर भी क्या है, हमारा संविधान आधारित है। अब देखते हैं जो हमारा संविधान है दोस्तों, क्या हमारा ये विदेशी स्रोतों पर भी क्या है, हमारा ये क्या है, आधारित है। अब ये जो हमारा संविधान है दोस्तों, ये थोड़े समय के लिए संविधान ही मानिए, हालांकि ये मेरा नोट्स है। तो अब चूंकि ये नोट्स बनाए होंगे तो अलग अलग बुक से हमने क्या किया होगा, कंटेंट को लिया होगा। और कंटेंट को किसी किसी बुक से कंटेंट को लेना थोड़ा आसान हो जाता है, और किसी किसी कंटेंट को लेना और उसे पढ़ करके समझना और उसे तब आपको अपने रिटन फॉर्म में लाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो उस तरह से यहाँ पर कहेंगे कि ये जो हमारा संविधान था ये थोड़ा सा क्या है, आपको नम्य है और अनम्य है, यानी कि कठोर भी है और क्या है, लचीला भी है। क्या है हमारा संविधान,
आपको कठोर है, और कठोर एवं क्या है आपको लचीला है। पूरे एक एक आपको यहाँ पर टॉपिक पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। कठोर और क्या है हमारा दोस्तों, ये हमारा संविधान क्या है, लचीला है। चलिए ये तो बन गया हमारा, इस संविधान को क्या कर लिए हम, ये तो मोटा हो गया, लिखा है, अब प्लस कंटेंट को लिए हैं। तीसरा चीज जब इसको खोलते हैं तो पहला ही चीज हमें दिखाई देता है क्या, तो प्रियम्बल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों, प्रस्तावना। क्या दिखाई देता है हमें, आपको इसमें प्रस्तावना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों, तो इस हमारे जो संविधान में क्या है, आपको प्रियम्बल दिखाई देता है। और प्रियम्बल क्या कहता है, हम आगे आपको सारी चीजों को क्या करेंगे, देखते हैं। थोड़ा सा इस प्रियम्बल को थोड़े से समय के लिए हम पढ़ते हैं, और उसमें जो चीजें हैं वही इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। जैसे हमारा संविधान क्या है, तो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का बात करता है। यानी कि क्या है हमारा दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व आपको संपन्न। क्या है दोस्तों, संपूर्ण आपको प्रभुत्व संपन्न आपको राज्य का बात करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपको राज्य क्या बात करता है, कौन, हमारा आपको चलिए संविधान। अब ये जो हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या करता है हमारा, ये आपको बात करता है। थोड़ा सा और आगे बात करें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी कि हमारा जो संविधान कैसा है वो समाजवाद पर क्या आधारित है, क्या हमारा समाजवादी। चूंकि इसके प्रियम्बल को पढ़िएगा, उसी की बहुत सारी चीजें जो है हमारे संविधान की क्या है, आपको विशेषताएं हैं, विशेषताओं को बताती है कि हमारा संविधान कैसा है, तो समाजवादी है। हमारा संविधान कैसा है, तो पंथ निरपेक्ष है। क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष है, या इसे हम कहेंगे क्या, धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। क्या है दोस्तों, यानी कि हमारा संविधान कैसा है, आपको लोकतंत्रात्मक है। कैसा है, लोकतंत्रात्मक है। सारी बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि गणतंत्रात्मक। क्या हमारा गणतंत्रात्मक, क्या हमारा दोस्तों गणतंत्रात्मक। ये भी एक साइलेंट फीचर्स है हमारा, क्या आपको संविधान की एक साइलेंट फीचर्स है। उसके बाद बात करते हैं हमारा क्या है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, बस इतना ही तक आकर के आप रुक जाइए। कहां तक, ये आपको एक ट्रिक है हमारा याद करने का, कि आप आसानी से याद कैसे कर सकते हैं। जैसे हम ट्रिकी वे में आपको बताया, तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाइएगा आप दोस्तों, रुक जाइएगा। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तक आकर के क्या हो जाइएगा, रुक जाइए। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है, आपको रुक जाना है। उसके बाद ये जो हमारा संविधान है दोस्तों, क्या हमारा दोस्तों, ये हमारा क्या है, संविधान है। अब थोड़ा संविधान में और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हमारा था क्या, प्रस्तावना। क्या था दोस्तों, ये था हमारा क्या, प्रस्तावना था। प्रस्तावना से आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देता है इसमें 22 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग दिखाई देते हैं दोस्तों, 22 भाग देते हैं, जिसमें पहला भाग में वर्णन किया गया किसका, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या है दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इस चीज को यहां से कुछ भी मत लीजिएगा। अगला दूसरे जो हमारा क्या है, इसमें दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो भारत में कैसी नागरिकता है दोस्तों, एकल नागरिकता है, यानी ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, साइलेंट फीचर्स है। यानी कि अगला जो हमारा बिंदु होगा वो क्या होगा, आपको एकल नागरिकता, यानी कि हमारा जो संविधान है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ये भी इसकी विशेषता है दोस्तों। बात करा जाए और आपको क्या, हमारा एकल आपको नागरिकता का क्या करता है, हमारा बात करता है। बात किया जाए, ये तो हमारा दूसरे भाग में है। तीसरा भाग क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। क्या करें, आपको मौलिक अधिकार है हमारा, क्या है, मौलिक अधिकार। संविधान के जो भाग है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारा जो संविधान है मौलिक अधिकार जनता को क्या करता है, प्रदान करता है। ये भी हमारा क्या है, आपको क्या, हमारा आपको संविधान की विशेषता है। उसके बाद बात करा जाए दोस्तों, यहाँ पर
मौलिक अधिकार के बाद आता है हमारा क्या, भाग 4। क्या आता है, भाग 4, जिसमें डीपीएसपी का वर्णन किया गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है दोस्तों, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं डीपीएसपी, यानी कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है हमारा। आगे बात करते हैं यहाँ पर राज्य की नीति निर्देशक तत्व है भाग 4। अब देखते हैं, और भाग जो 4 है हमारा 36 से 51 तक जाता है हमारा आर्टिकल में, और उसके बाद आता है हमारा 51 का क, यानी 4 का क, जो है हमारा क्या है, आपको मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। क्या है हमारा, मौलिक कर्तव्य, यानी कि हमारा संविधान की ये भी एक विशेषता है कि हमारा संविधान मौलिक कर्तव्य को क्या करता है, प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, आपको मौलिक कर्तव्य को क्या करता है, हमारा संविधान क्या करता है दोस्तों, प्रदान करता है। चलिए यहाँ पर ये तो हमारा बात है भाग आपको 4 का क का। अब बात करते हैं भाग 5 में। भाग 5 का क्या है हमारा वर्णन इसमें दोस्तों, तो संघ के बारे में बात किया गया है। तो संघ जो होता है वो क्या होता है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है, यानी कि यहाँ पर लेकिन जो चूंकि हमारा देश तो संघात्मक भी होता है और कभी कभी एकात्मक रूप भी धारण कर लेता है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो कैसा है, अर्ध संघात्मक है। कैसा है दोस्तों, अर्ध संघीय है, आपको क्वासी फेडरल है। कैसा है दोस्तों, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था को देख लेते हैं यहाँ पर। क्या हमारा संघीय आपको शासन व्यवस्था, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको आसानी से इसी तरह से आपको याद करना है। ये तो भाग हमारा क्या है, 5 है। उसके बाद हम आते हैं क्या, बस ये भाग 5 तक आकर के आपको क्या हो जाना है, रुक जाना है। क्या करना है दोस्तों, रुक जाना है। ये क्या हमारा संघीय शासन व्यवस्था होता है। अब ये जो सारी चीजें की गई है, संघीय शासन, क्या हमारा संघीय शासन व्यवस्था, तो शासन कौन करती है, सरकार। तो हमारे यहाँ कैसी सरकार है, संसदीय सरकार। कैसी है दोस्तों, संसदीय सरकार। तो यहाँ पर भारत का जो संविधान है संसदीय शासन व्यवस्था का भी वर्णन करता है, ये भी इसका साइलेंट फीचर है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था। ये भी आपको विशेषता है किसका, हमारे संविधान का, संसदीय शासन, संसदीय शासन व्यवस्था। क्या है दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय सरकार की व्यवस्था है यहाँ पर। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होती है, जो सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहीं से आपको आ जाना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किससे, कार्यपालिका से। कार्यपालिका में सबसे जो प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आपातकाल के समय में कुछ अनुच्छेदों का प्रयोग कर सकता है आपातकाल के दौरान, यानी आपातकाल की शक्तियां। आपात के बारे में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो संविधान है आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी क्या करता है, वर्णन करता है। आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी क्या करता है दोस्तों, ये वर्णन करता है हमारा क्या, संविधान। यानी ये भी क्या है, इसकी विशेषता है। ये तो रहा हमारा क्या, आपको कार्यपालिका से संबंधित। क्या है दोस्तों, कार्यपालिका से संबंधित। उसके बाद बात करते हैं विधायिका। विधायिका मतलब क्या, संसद। संसद यहाँ पर विधायिका में क्या होते हैं, विधायिका में क्या होते हैं, तो सांसद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सांसद। और सांसद को कौन चुनता है दोस्तों, तो जनता चुनती है, और वो भी किसके आधार पर, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी हमारा ये भी एक विशेषता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये भी हमारे संविधान की क्या है, एक साइलेंट फीचर है। यानी हमारा संविधान है भारत की जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का बात करता है। विस्तार से चर्चा करते हैं आगे चल करके दोस्तों। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, ये हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, विधायिका। अब ये जो सांसद जो चुन करके आएंगे तो क्या करेंगे, विधि बनाएंगे। यानी हमारे देश में क्या है, विधि का शासन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, आपको विधि का शासन है। क्या है दोस्तों, विधि का शासन है। क्या है दोस्तों, विधि का शासन है। और ये विधि का शासन चलिए चलेगा यहाँ पर। ये हमारा विधायिका हो गया, उसके बाद हमारा कार्यपालिका, विधायिका, और उसके बाद आता है क्या हमारा न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र न्याय, हमारा जो संविधान है स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या करता है, आपको चर्चा करता है। क्या करता है दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या करता है, आपको व्यवस्था किया है। और क्यों किया है हम आपको बताते हैं यहाँ पर दोस्तों।
अब ये स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर हो गई, यहाँ पर बात खत्म हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका जब आ जाती है यहाँ पर, चलिए अब आप देख लीजिए कि जो न्यायपालिका है यानी राष्ट्रपति, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, जो कार्यपालिका की बात कर रहे हैं आपको, तो इनको चुनने के लिए क्या होती है, आपको स्वतंत्र कुछ निकाय होती है, देश में शासन को चलाने के लिए क्या होती है, कुछ आपको इनको भी कंट्रोल करने के लिए स्वतंत्र निकाय होगी। क्या होगी दोस्तों, आपको क्या होगा, स्वतंत्र निकाय होगा। क्या होगा, कुछ स्वतंत्र निकाय होगी, जैसे आपको चुनाव आयोग है। स्वतंत्र निकाय के बारे में हम लोग क्या करेंगे, हमारा संविधान स्वतंत्र कुछ स्वतंत्र निकायों के बारे में भी क्या करता है, आपको चर्चा करता है। और भारत में आप वो चाहे कोई भी हो, वो छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए क्या किया गया, यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। या चाहे वो एससी हो, या चाहे ओबीसी हो, या एससी हो, या चाहे एसटी हो। और ये जो भारत में हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सभी जातियों को यहाँ पर ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण किया गया है। यानी कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या किया गया है, कुछ आपको विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए हैं, अल्पसंख्यकों को भी ध्यान, इस पर हमारा संविधान जो है अल्पसंख्यकों की भी बात करता है। अल्पसंख्यक क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यकों भी की भी क्या करता है हमारा दोस्तों, जो संविधान है उनकी चर्चा करता है दोस्तों। तो चलते हैं यहाँ पर, ये आपको 20 क्या है हमारे साइलेंट फीचर्स हैं किसके, हमारे संविधान के। और आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि सॉरी, इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर एक वे बताया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, हमारा क्या एक कॉपी था, क्या था दोस्तों, कॉपी था, जो नोट्स है, इसको हम थोड़े समय के लिए क्या मान लीजिए, संविधान। संविधान क्या है, काफी आपको लंबा चौड़ा है, बड़ा है, लाइक एलिफेंट साइज है। चलिए ये हमारा यानी कि संविधान क्या है, बड़ा है। पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता कि संविधान क्या है, लिखित है, अंदर रिटन फॉर्म में है ये, यानी कि ये लिखित है। चलिए लिखे हैं तो सोर्सेज लिए होंगे अलग अलग जगहों से, तो हमने क्या किया, तो सोर्स जटिल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। यानी कि भारत में नम्य और अनम्य क्या क्या है व्यवस्था, यहाँ पर चूंकि चीजों का बताएंगे क्या है अनम्य और अनम्य, और क्या है कठोर और क्या है लचीला। उसके बाद ये आगे बढ़े तो हमारा क्या इसमें प्रस्तावना दिखाई दिया, प्रियम्बल को पढ़ना शुरू कर दिए। हम पढ़े क्या, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हालांकि आपको पढ़ करके आना है कहां तक दोस्तों, गणतंत्रात्मक तक आना है, वहां पर रुक जाना है। फिर अब चूंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा था कि अब यहाँ पर जो हमारा संविधान है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, 22 भाग है। 22 भाग को थोड़ा दूसरे भाग से पढ़ना शुरू कीजिएगा। नागरिकता का वर्णन है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है कौन, संविधान। दूसरा अगला क्या है हमारा, मौलिक अधिकार, भाग 3 में। भाग 4 में क्या हमारा, आपको डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद हमारा अगला जो भाग है भाग 4 का क, जिसमें क्या है आपको एफडी है, यानी कि आपको क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का बात करता है, मौलिक कर्तव्य का बात करता है दोस्तों। उसके बाद हमारा संघीय शासन व्यवस्था का बात करता है, संघीय 5 में है। और उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था हो गया, वहां पर आकर के रुक जाएगा। और ये संसदीय शासन, शासन का मतलब यहाँ पर सरकार है, सरकार ही ने शासन चलाएगी हमारे ऊपर, इसलिए तो संविधान का निर्माण किया गया है। तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। अब ये जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें क्या होती है, सरकार होती है। क्या होती है, सरकार बात करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर शासन कैसा होगा, तो संसदीय, तो संसदीय में क्या आती है, कार्यपालिका आती है, विधायिका और न्यायपालिका आती है। कार्यपालिका को लेकर राष्ट्रपति को लेकर चलेंगे तो राष्ट्रपति को अधिकार है आपातकालीन शक्ति के बारे में। तो ऐसे ऐसे चीजों को मैंने क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है, जो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं बारी बारी से दोस्तों सभी विषयों पर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज, विश्व का क्या है हमारा सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों। यहां पर सारी चीजों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको यहां पर थोड़ा लिख देते हैं क्या, FR मौलिक अधिकार, थोड़ा आपको समझाने में थोड़ा आसानी होगा हमको। तो यहां पर इस चीज को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हटा दे रहे हैं कि हमको समझाने में क्या होगा, इस साइड में आपको सारी चीजें रहेंगी और इधर हम क्या करेंगे, समझाएंगे।
तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि क्या हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान ये है हमारा दोस्तों, क्योंकि इसमें देखा जाए तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और आपको 12 अनुसूची और आपको क्या है, आपको 3 सूचियां हैं इसमें। लेकिन मौलिक जो हमारा संविधान था दोस्तों उसमें क्या थे, आपको 395, आपको 22 भाग तो थे ही, 395 अनुच्छेद थे ही, लेकिन अनुसूचियों की संख्या 12 की जगह पर 8 थी मौलिक संविधान, मूल संविधान में। और जो अनुसूचित सूची था वो क्या था हमारा, वो 3 ही था। तो ये परिवर्तन हुआ, यानी कि ये सारी चीजें हमारा, चलिए ये सबसे बड़ा संविधान होने के पीछे क्या हमारा कारण है। और कारण ये है कि भारत के संविधान में आपको इसके बड़े होने के पीछे कई रीजंस है। जैसे ये आपको भारत में जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर ध्यान दिया गया है। दूसरा चीज कि यहाँ पर जो हमारा संविधान है वो क्या है, इसके कुछ ऐतिहासिक कुछ कारण हैं। जैसे आपको भारत शासन अधिनियम 1935 को देखा जाए तो उसके चीजों को कॉपी पेस्ट किया गया यहाँ पर 75% हिस्सों को लगभग, और तब हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। इस वजह से भी हमारा संविधान क्या है, बड़ा है। और बात किया जाए तो यहाँ पर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हुए यहाँ पर संविधान को निर्मित किया गया है, और इसलिए हमारा संविधान क्या है दोस्तों, बड़ा हो जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर पूछा जाए आपसे तो क्या होगा, हमारा भारत का संविधान क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों है, देख चुके हैं कि इसमें आपको अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, सूचियां कितनी हैं, और आपको सबसे बड़ा रीजंस कि इसमें आपको 1935 के सारे चीजों को लगभग 75% हिस्सों को क्या कर दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं, पहला चीज तो हम लोग देख चुके हैं। दूसरा चीज है हमारा लिखित है। क्या है हमारा लिखित है। क्या है दोस्तों, लिखित। लिखित का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इन द सेंस ऑफ कहा जाए तो यहाँ पर संविधान जो होता है 2 फॉर्म में पाया जाता है, अनरिटन फॉर्म में और रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म का मतलब होता है कि सारे चीजों को, जितने फंडामेंटल जो रूल्स होते हैं ये क्या होता है, उनका कलेक्शन बनता है और सारे चीजों को क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है दोस्तों, और लिख करके आपको भविष्य के लिए रखा जाता है, और इसी के आधार पर देश के प्रशासन को चलाया जाता है। और कहा जाए तो विश्व में सबसे पहले जो लिखित संविधान बना था वो अमेरिका में बना था, और विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किसका है दोस्तों, तो भारत का संविधान है। और अलिखित संविधान का बात किया जाए तो किसका संविधान है, ब्रिटेन का क्या है, हमारा अलिखित संविधान है। चलिए ये रहा बात हमारा दोस्तों ये रिटर्न और अनरिटर्न के सेंस में। अगर हम बात करें अगला चीज हमारा क्या है दोस्तों, विदेशी स्रोत का। क्या करें दोस्तों, विदेशी स्रोत का बात किया जाए तो यहाँ पर चूंकि आपको कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है ना कि आपको कुछ चीजों को जल्द से जल्द करना पड़ता है। जैसे भारत की स्थिति उस समय नाजुक थी, आपको जगह जगह आंदोलन चल रहे थे मुस्लिम लीग के द्वारा, या भारत में अन्य क्षेत्रों में भी चल रहे थे, और तो उधर ब्रिटेन का भी मतलब ना प्रभाव ज्यादा बढ़ते जा रहा था। इस चीज को देखते हुए कि ब्रिटेन को कैसे यहाँ से जस का तस यहाँ से भगाया जाए जल्द से जल्द, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान को क्या किया गया, आपको भारत शासन अधिनियम से या भारत शासन अधिनियम 1935 से या अगल बगल के जो पड़ोसी देश थे या चाहे जो भी देश हैं जिनके जो स्वतंत्र हो चुके थे पहले और उनके यहाँ संविधान का निर्माण हो चुका था और जो संविधान अच्छा रहा देश के लिए, नागरिकों के लिए, उस चीजों को हम लोगों ने क्या किया, अपना लिया। यानी कि हमारा जो संविधान है विदेशी स्रोत पर भी आधारित है, बहुत सारी चीजों को क्या कर लिया गया है यहाँ पर आधारित है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं कहां से लिए गए हैं दोस्तों, आपको अमेरिका से लिया गया है। हमारा मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गया है दोस्तों, आपको रूस से लिया गया है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए दोस्तों, आपको आयरलैंड से लिए गया है दोस्तों। तो अगर प्रस्तावना का अगर भाषा देखा जाए दोस्तों तो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन से देखा जाए तो क्या लिया गया है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। अगर देखा जाए तो न्यायिक प्रणाली को देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन को देखा जाए तो कहां से लिया गया है दोस्तों, ये आपको अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। और संघीय शासन व्यवस्था को देखा जाए तो कनाडा से लिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे दोस्तों। जापान से क्या है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको ली गई है। तो ये सारी चीजें जो है हम कहां से अपनाए हैं, विदेशों से क्या किए हैं, अपनाए हैं। और इस तरह से हमारे संविधान का क्या हो गया, आपको निर्माण संभव हो पाया जल्द से जल्द। तो ये रहा हमारा चीज। अब बात करते हैं कठोर और लचीला किस सेंस में कहा जाता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि जो संविधान होता है वो कठोर भी होता है और क्या होता है,
लचीला भी होता है। क्या होता है? संविधान कठोर भी होता है और क्या होता है? लचीला होता है। कठोर किस सेंस में कहा जाता है? कठोर द इन द सेंस ऑफ क्या, कि जो हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर दिया गया 368 यानी 368 दिया गया है। भाग 20 में जो अनुच्छेद नंबर 368 है उसमें कहा गया है संशोधन की, अमेंडमेंट के प्रोसेस को दिया गया है। और संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाएं होती है, तो इन्हीं के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो वैसी चीजें जिनको आसानी से क्या किया जाता है? संशोधित कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? लचीला। और कुछ चीजें होती है जिन्हें आपको विशेष बहुमत से करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं क्या? कठोर। तो जिन जो विषय वस्तुओं पर क्या हो, जिसे हम आसानी से संशोधित कर सके, उसे कहते हैं क्या? लचीला। और जिनको थोड़ा सा क्या हो, विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं क्या? कठोर। आपको संविधान कहते हैं। तो हमारे जो संविधान है वो क्या है? कहा जाता है हमारे संविधान के बारे में, हमारा जो संविधान है क्या है? कठोर कम और लचीला ज्यादा है। क्या है दोस्तों? कठोर कम और लचीला ज्यादा है कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो आप देख चुके हैं। ये संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर कहा जाता है। जिन चीजों का संशोधन आपको साधारण बहुमत के आधार पर हो जाता है उसे हम कहते हैं लचीला क्या नियम और कानून कहते हैं, संशोधन कहते हैं। और जो क्या होता है जिसमें प्रोसेस जटिल होते हैं उसे हम कठोर आपको संविधान कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला दोस्तों, बात करते हैं प्रियम्बल पर, प्रस्तावना पर। क्या है दोस्तों? ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, क्या है दोस्तों? प्रियम्बल। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रस्तावना है ये क्या कहता है, ये आपको हमारे संविधान में, तो आप जानते हैं कि तीसरी जो बैठक चल रही थी, आपको 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? तीसरी बैठक चल रही थी हमारे संविधान सभा की। और आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? तो आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास लाया गया था यहाँ पर बिल, और यहाँ पर क्या किया गया? प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों। और इससे क्या कर दिया गया कि आपको जनवरी 1947 में क्या कर दिया था दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर दिया गया था? स्वीकृति मिल गई थी। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, आगे चल करके क्या हो गया हमारा प्रस्तावना में, चूंकि इसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया गया है चीजों को, और यही हमारे लिए क्या बन गया? आगे चल करके हम बन गया दोस्तों। और बात किया जाए तो प्रस्तावना क्या होता है, तो प्रस्तावना एक कुंजी है। किस चीज का? तो पूरे संविधान का। अगर पूरे संविधान को जानना चाहते हैं तो आप क्या हमारा प्रियम्बल को क्या कर लीजिए दोस्तों? पढ़ लीजिए। संविधान का जो पूरा सारांश है ये आपको प्रियम्बल में हमें दिखाई देता है। इसे आपको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यहाँ पर इसे भारतीय संविधान का कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। और किस चीज को दर्शाता है? तो इसमें भारतीय जो नागरिक हैं उनके जो क्या है, आकांक्षाएं हैं, भावनाएं हैं, उन्हीं चीजों को इसमें समाविष्ट किया गया है। जो इनकी भावनाएं, आकांक्षाएं हैं, उन्हीं को इसमें क्या किया गया है? समाविष्ट किया गया है दोस्तों। इस हमारे किस में? आपको प्रियम्बल में। प्रियम्बल को हम आगे चल करके अगले क्लास में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बस जान लीजिएगा कि इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू के द्वारा आपको लाया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। और तब जाकर के हमारा एक प्रस्तावना क्या हो गया, आगे चल करके इसे मान लिया जा रहा है। इसमें कुछ आपको मॉडिफाई भी किया जाएगा दोस्तों। ये रहा हमारा क्या? प्रस्तावना। क्या है दोस्तों? प्रस्तावना। अब बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का बात करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि एक सोवरेन कंट्री यानी कि सोवरेन स्टेट का बात करता है। सोवरेन कंट्री या सोवरेन स्टेट किसे कहते हैं दोस्तों? यानी कि संप्रभु राज्य किसे कहते हैं? संप्रभु राज्य का तात्पर्य वैसे राज्य से है जहां की जो सरकार होती है अपने आंतरिक और वैदेशिक जो मामले होते हैं उसको वैदेशिक मामलों या चाहे आंतरिक मामले हो, सबको लेने में क्या हो? आपको स्वतंत्र हो। यानी उस पर किसी विदेशी देशों का क्या हो? दबाव नहीं हो। वो सभी निर्णय अपने खुद से क्या करें? कर लें। वैसे देश को कहते हैं क्या? संप्रभु देश। और हमारा जो देश है संप्रभु कब बना था दोस्तों? तो हमारा देश जो है आपको 15 अगस्त 1947 को ही संप्रभु बन गया था, क्योंकि यहाँ पर माउंटबेटन जो आया था वो ये कह दिया था कि आप यहाँ से अब संप्रभु बन जा रहे हैं, और चाहे तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित आपको नियमों को लागू कर सकते हैं या अन्यथा लागू नहीं भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और उस दिन से हमारा संविधान क्या हो गया?
संप्रभु होगा, पूरी तरह से संप्रभु आपको 1950 से क्या हो जा रहा है, हमारा देश आपको हो जा रहा है। यानी कि संप्रभु का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, बिल्कुल आपको सिंपल वे में समझ लीजिए, संप्रभु का अर्थ होता है स्वतंत्र, यानी कि अपने आंतरिक और वैदेशिक मामले से संबंधित निर्णय लेने में क्या हो, वो स्वतंत्र हो। वैसे देश को क्या कहते हैं हम, संप्रभु राज्य कहते हैं। अब बात करते हैं समाजवादी। क्या है दोस्तों, समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या है यहाँ पर दोस्तों, आप जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वो 3 तरह की होती है, या तो समाजवादी हो सकता है, या क्या हो सकता है हमारा, आपको पूंजीवादी हो सकता है, या क्या हो सकता है, आपको मिश्रित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो, चूंकि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारा जो प्रस्तावना है, सॉरी, हमारा जो संविधान है वो समाजवादी की तरफ क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्या करता है, इंडिकेट। यानी कि इसमें क्या होती है, जो जितने भी संसाधन होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है दोस्तों, तो राज्य सरकार का क्या होता है, अधिकार होता है। समाजवादी शासन व्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर क्या होता है, राज्य सरकार का क्या होता है, अधिकार होता है दोस्तों। और ये जो समाजवादी शासन व्यवस्था था, सॉरी, ये जो समाजवादी शब्द है ये हमारे संविधान में नहीं था दोस्तों। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। कब लाया गया था, यानी बात किया जाए यहाँ से कुछ फैक्ट जरूरी है, तो यहाँ पर देख लिया जाए तो यहाँ पर जो समाजवादी शब्द है दोस्तों, क्या है, जो समाजवादी शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत कंस्टिट्यूएंट आपको अमेंडमेंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट कहेंगे, संविधान संशोधन कहेंगे। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या किया गया है, आपको समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में क्या किया गया है, लाया गया है। समाजवादी शब्द को कब लाया गया दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको 1976 में लाया गया है। आपको किसको, तो आपको समाजवादी शब्द आपको सोशलिज्म को क्या किया गया है, लाया गया है। और समाजवाद क्या होता है आप देख चुके हैं, जिसमें संसाधन पर क्या होता है, राज्य सरकार का अधिकार होता है। आगे बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। क्या होता है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष का बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं किस पर, आपको पंथ निरपेक्ष। थोड़ा सा चीजों में अंतर है, हम दिखाते हैं, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर कि जो धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है, भारत में क्या है, देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 ही आपको जाति के लोग रहते हैं। देखा जाए तो 6 भी हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट और जैनिज्म है। कितने हुए दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट और जैनिज्म ये है। और जो संख्या में कम है तो क्या है, जैनिज्म और बौद्धिस्ट है। लेकिन मुख्य रूप से कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख और ईसाई है दोस्तों। तो इनको कहते हैं, जब क्या हो कि जब हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई का बात किया जाएगा तो इन्हें हम कहेंगे क्या, धर्म निरपेक्ष। क्या कहेंगे दोस्तों, धर्म निरपेक्ष। लेकिन हम अगर थोड़ा सा और हिंदू के जो हमारा जाति है उसके अंदर जाएं तो उसमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जातियां दिखाई देती है। तो उन छोटे छोटे जो हमारे हिंदू जाति के अंतर्गत जो जातियां दिखाई देगी उसे कहते हैं क्या, पंथ। तो दोनों में अंतर यही होता है दोस्तों। तो ये होता है हमारा धर्म और एक होता है हमारा क्या, पंथ निरपेक्ष। तो हमारा जो संविधान है वो किस तरह के आपको धर्म की बात करता है, तो पंथ निरपेक्ष। क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष का है या धर्म निरपेक्ष, जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलर कंट्री कहते हैं। और बात की जाए तो दोस्तों धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य होता है, धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य वैसे देश से है जहां पर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी धर्मों के साथ आपको समान रूप से व्यवहार किया जाता है, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, और उस देश का कोई अपना राज्य धर्म नहीं होता है, राष्ट्र धर्म नहीं होता है। वैसे देश को कहते हैं क्या, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्योंकि भारत में यहाँ पर, चूंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातीय धर्म पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी है इन द सेंस ऑफ क्या, धर्म के रूप में। तो ये भारत हमारा क्या, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों। तो धर्मनिरपेक्ष का आप मतलब समझ गए हैं होंगे, यानी वैसा देश जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो, किसी उसका कोई अपना देश का कोई अपना राष्ट्र धर्म नहीं हो, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के साथ आपको किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये होता है हमारा क्या, धर्मनिरपेक्ष। आगे बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। क्या है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है।
तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? ये बताता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो क्या है? आपको लोकतंत्रात्मक यानी कि वैसी शासन पद्धति जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन को चलाया जाता है, उसे हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। क्या होता है दोस्तों? यानी कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें देश के नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा देश के शासन को चलाया जाता है, उसे हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक देश। अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है हमारा दोस्तों, तो है हमारा क्या? भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर दोस्तों। यानी यहाँ पर जनता का क्या होता है? शासन होता है। जनता क्या होती है? प्रमुख होती है। ये इसका क्या होता है? मतलब होता है। आगे बात करते हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक क्या होता है हमारे दोस्तों? हमारा संविधान गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का भी बात करता है, गणतंत्रात्मक का भी बात करता है, रिपब्लिक का भी बात करता है। गणतंत्रात्मक, गण का मतलब होता है समूह, तंत्र मतलब होता है शासन, यानी कि गण का शासन यानी कि लोगों का शासन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर देश के सभी नागरिक, वो चाहे कोई भी पद हो, उस पर आसन होने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। उस पर अपनी योग्यता के अनुसार उस पद पर क्या हो सकते हैं? आसीन हो सकते हैं। ये तात्पर्य यहाँ पर। और इस देश का मतलब ना, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वैसे देश को कहते हैं जहां पर देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन होता है। क्या दोस्तों? यानी वैसा देश जहां के राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है? निर्वाचन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक देश कहते हैं। और भारत क्या है? एक गणतंत्रात्मक देश है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो प्रमुख होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। वो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये निर्वाचन होना चाहिए। निर्वाचन होता है हमारे देश के राष्ट्रपति का, और हमारे देश के राष्ट्रपति क्या है? तो आपको राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है वैसे देश को कहते हैं गणतंत्रात्मक, आपको देश कह सकते हैं। तो ऐसे शासन व्यवस्था का वर्णन करता है हमारा कौन सा? तो हमारा संविधान वर्णन करता है। बात करें एकल नागरिकता, क्या है दोस्तों? आपको सिंगल सिटीजनशिप का अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या हमारा? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। आपको आर्टिकल 5 से 11 तक में क्या है दोस्तों? ये हम अगर नागरिकता का बात करें, यहाँ पर चर्चा करें दोस्तों, क्या करें? नागरिकता का बात करें यहाँ पर, नागरिकता का, तो आर्टिकल 5 से 11 तक में क्या है? इसका वर्णन है। क्या है? और भाग किसमें है? तो 2 में इसका क्या है? वर्णन किया गया है। ये तो हमारा विषय है, आगे पढ़ेंगे कि नागरिकता में क्या क्या चीजें हैं। तो एकल नागरिकता, हालांकि बात की जाए दोस्तों तो हमारा देश कैसा है? संघात्मक देश है। कैसा है? संघात्मक शासन व्यवस्था होती है हमारे यहाँ। और जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था होती है दोस्तों, वहां पर क्या होता है कि संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का क्या होता है? बंटवारा होता है। क्या होता है? संघ यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है? शक्ति का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन वाले हम देश का बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है? शक्ति का बंटवारा होता है। प्लस आपको क्या होता है दोस्तों कि जो संघीय शासन व्यवस्था वाले देश जो होते हैं उनमें क्या होता है कि संघ के लिए अलग यानी कि केंद्र के लिए अलग नागरिकता होती है और राज्य के लिए अलग नागरिकता होती है। उदाहरण आप देख सकते हैं क्या? अमेरिका। अमेरिका में क्या है दोस्तों? संघीय शासन व्यवस्था है और वहां पर केंद्र का, संघ का अलग नागरिकता होता है और राज्य का अलग नागरिकता होता है। हालांकि अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि दोहरी नागरिकता है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो भारत में क्या है? भारत में आपको हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, बावजूद इसके यहाँ पर एकल नागरिकता है। जब हालांकि इसके पहले जम्मू कश्मीर, जब आपको क्या था, हमारा आपको यूटी नहीं था, यानी कि यूनियन एंड टेरिटरी नहीं था, तो वहां पर अपना संविधान था। लेकिन अब उसे क्या कर लिया गया है? आपको यूटी बना लिया गया है, तो उसका आपका स्वतंत्र संविधान नहीं है। तो हमारे यहाँ केवल और केवल एकल नागरिकता है। और राज्य के लोग भी देश के क्या होते हैं? नागरिक होते हैं। केंद्र के नागरिक होते हैं, संघ के नागरिक होते हैं। तो ये आपको चीजें हैं, एकल नागरिकता के बारे में आप समझ चुके होंगे। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का बात करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार, ये जो विषय वस्तु है, ये जो चीजें हैं, कहां से अपनाई गई है दोस्तों? तो ली गई है आपको अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है मौलिक अधिकार को। और मौलिक अधिकार आपको भाग किस में वर्णन किया गया है इसका दोस्तों? भाग 3 में। और इसका बात किया जाए तो 12 से लेकर के 35 तक क्या है इसका?
आपको आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, भाग 3 और 1235 में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया मौलिक अधिकार का। और मौलिक अधिकार का बात करें तो प्रारंभ में दोस्तों आपको 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी रह गई है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। कितनी रह गई है दोस्तों, आपको मौलिक जो हमारा जो अधिकार है उसकी संख्या कितनी है, 6 है दोस्तों। जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, आपको क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको क्या है हमारा आपको कल्चर का क्या है हमारा, संस्कृति और शिक्षा का क्या हमारा अधिकार है, और उसके बाद क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये 6 आपको क्या है, आपको अधिकार आपको दिए गए हमारे किसमें, तो हमारे ये मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। दोस्तों मौलिक अधिकार का मतलब जनता को कुछ दिया हुआ अधिकार है जिसका उपयोग कर सकता है कौन, जनता, नागरिक कर सकती है देश की। और इस जो मौलिक अधिकार होते हैं इसकी सुरक्षा कौन करेगा दोस्तों, तो ये करती है कौन, आपकी जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है उसके आपके हैंड में होता है इसकी रक्षा करना। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है दोस्तों, संरक्षक कौन है। अगर क्वेश्चन पूछे जाए, पूछा भी गया है बहुत सारे आपको पेपर्स में कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उसका संरक्षक कौन है, तो सिंपल सा जवाब है दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी कौन है, आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। ये रहा हमारा क्या, मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा रहा। ये चूंकि हर चीज को हम लोग क्या करेंगे, डीपली में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे इसको मौलिक। अब बात करते हैं क्या है मौलिक, आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक क्या है, तत्व है राज्य के, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं। और अगर राज्य क्या करता है, इस नीति निर्देशक तत्व को क्या करता है, लागू करता है, पालन करता है, तो उसके जो राज्य होगा क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा, कल्याणकारी राज्य बन जाएगा, यानी कि वेलफेयर स्टेट के क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो देश ने क्या किया, एक वेलफेयर स्टेट के निर्माण के लिए क्या किया, राज्यों के लिए कुछ कर्तव्य को क्या किया है, यहाँ पर साइन किया है, और यहाँ पर तो उनको कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। और तो अगर इनका पालन किया जाए तो दोस्तों राज्य क्या बन जाएगा, एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा, हमारा लोक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पालन करते हुए अगर बात करते हैं यहाँ पर, और राज्य के नीति निर्देशक जो सब्जेक्ट है यहाँ पर दोस्तों, इसका वर्णन है कहाँ पर, तो भाग 4 में है। किसमें दोस्तों, भाग 4 में इसका वर्णन है। और आपको 36 से लेकर के 51 तक में क्या है, इसका वर्णन है दोस्तों। क्या है, 36 से 51 के आर्टिकल में क्या है, इसका वर्णन है। तो ये याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं दोस्तों, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो जहां से एनी बेसेंट आई थी वहीं से क्या किया गया, अपनाया गया इस चीज को। आगे बात करते हैं यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों। क्या हमारा मौलिक कर्तव्य होता है, क्या होता है, मौलिक कर्तव्य होता है, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। तो मौलिक जो कर्तव्य होता है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो मौलिक कर्तव्य है ये आपको भारतीय संविधान में नहीं था। क्या था दोस्तों, भारतीय संविधान में नहीं था। हालांकि इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या किया गया है, कब दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य को एका किया गया था, लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 11 है। कितनी है दोस्तों, 11 है। लेकिन पहले इसकी संख्या कितनी थी दोस्तों, 10 थी। लेकिन 86वें आपको संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया, यहाँ पर एक और एक 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है, जो शिक्षा से क्या है, हमारा शिक्षा पर आधारित है। जहां पर 6 वर्ष से क्या है, जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना है। एक कर्तव्य बनता है किनका, शिक्षा दिलवाना माँ बाप का कर्तव्य बनता है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि उनको शिक्षा दिया जाए। ये आपको 2002 में किया गया। अब बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो आगे हमारा चीज आता है क्या, ये रहा हमारा मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से चीज ली गया है दोस्तों, तो इसको रूस से अपनाया गया। कहाँ से लिया गया है, हमारा पहले का साथी अभी का साथी कौन है साथी, वो है हमारा रूस, जिसकी राजधानी क्या यहाँ पर मॉस्को है।
और वहां से मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया गया था दोस्तों, अपनाया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1900 आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में अपनाया गया था दोस्तों। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य को ये आपको जबरदस्ती आपको इसे लागू नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति पर, ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, यानी कि मौलिक कर्तव्य ये है हमारा, क्या है मौलिक कर्तव्य, क्या है हमारा, जैसे हमारा जो संविधान है उसकी रक्षा करना, ये क्या हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। झंडा जो है हमारे देश का उसकी रक्षा करना हमारा क्या बनता है, ये मौलिक कर्तव्य हमारा। राष्ट्रगान को गाना हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है, राष्ट्रगीत को गाना हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। लेकिन कुछ लोग इसे नहीं गाते हैं तो क्या उन पर किसी तरह की कार्रवाई होती है, नहीं होती है। तो ये हमारा क्या है, हमारा इसे आप पालन करना चाहें तो पालन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इस पर किसी तरह का कोई आपको क्या है बाध्यता इस पर नहीं है दोस्तों। आगे बात किया जाए यहाँ पर, ये तो रहा हमारा क्या मौलिक कर्तव्य, क्या रहा दोस्तों मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पर बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था का, किसका है दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था का हम बात करते हैं। थोड़ा सा इधर से हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, तब सारे चीजों को हम क्या करेंगे अब थोड़ा समझेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था का। क्या है हमारा संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, संघीय शासन, आपको क्या हमारा संघीय शासन व्यवस्था है, क्या है दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था। कहा जाता है ना कि हमारा देश क्या है संघ और उसका राज्य, पहले भाग में क्या किया गया है, भारत क्या है संघ और क्या है और उसके राज्य क्षेत्र का क्या है वर्णन करता है, हमारा कौन भाग 1 करता है। तो हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का क्या होगा, बंटवारा किया जाएगा दोस्तों। क्या होगा, आपको शक्ति का बंटवारा किया जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया यहाँ पर, आपको बहुत सारे विषयों को क्या कर दिया गया है, 3 आपको लिस्ट बनाए गए हैं। जैसे एक सेंट्रल लिस्ट होता है, एक आपको स्टेट लिस्ट होता है और एक कंकरेंट लिस्ट होता है। यानी कि क्या होता है, हमारा संघ सूची का विषय होता है, राज्य सूची का विषय होता है, और क्या होता है आपको संघ सूची है, राज्य सूची और क्या है हमारा समवर्ती सूची का विषय होता है। तो संघ सूची पर आपको केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। कुछ अवशिष्ट विषय भी होती है जो केंद्र के हाथों में चला जाता है दोस्तों। तो ये रहा हमारा संघीय शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर देखा जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, यानी कि राज्य को भी शक्ति दिया गया है, केंद्र को भी शक्ति दिया गया। वहां पर भी सरकार होगी, यहाँ पर भी सरकार होगी, वहां भी कार्यपालिका होगी, यहाँ भी कार्यपालिका होगी, वहां भी विधायिका होगी, यहाँ भी विधायिका होगी, वहां भी न्यायपालिका होगी, यहाँ भी न्यायपालिका होगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन ये तो यानी कि संघात्मक रूप तो होता ही है दोस्तों, लेकिन कभी कभी हमारा जो संविधान है वो एकात्मक रूप भी धारण कर लेता है आपातकालीन परिस्थितियों में। अगर आपातकालीन लागू हो जाए, आपातकाल लागू हो जाए, तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, इस स्थिति में जो सारी शक्तियां होती है वो कहां पर चली जाती है, केंद्र के हाथों में चली जाती है, वहां पर आपको निहित हो जाती है। और केंद्र, राज्य जो है केंद्र के अधीन में आ जाता है, और केंद्र जिस तरह से चाहे तो वहां पर शासन को चला सकती है। ये होता है हमारा एकात्मक शासन व्यवस्था। यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था तो होता ही है, लेकिन हमारा संविधान कभी कभी एकात्मक रूप भी धारण कर लेता है। क्या होता है, एकात्मक रूप भी धारण कर लेता है दोस्तों। और बात किया जाए, जब एकात्मक और संघात्मक दोनों चीजें दिखाई देती है जिस देश में, वैसे देश को कहते हैं क्या, अर्ध संघात्मक। क्या है दोस्तों, अर्ध संघात्मक कहा जाता है। अर्ध संघात्मक क्या होता है, अर्ध संघात्मक यानी कि क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्या कहता है, क्वासी, ये हमारा फेडरल है, ये हमारा यूनिटरी है, और ये हमारा क्या है, क्वासी फेडरल होता है। क्वासी फेडरल में यानी कि दोनों चीजें वहां पर दिखाई देगी, वहां पर मिश्रण दिखाई देगा दोस्तों आपको। क्या, तो केंद्र का के द्वारा प्रशासन की आपको क्या होगा, केंद्र और राज्य का, और कभी कभी केंद्र केवल क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा, और कभी कभी दोनों चीजें दिखाई देगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध संघात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अर्ध संघात्मक हम कहेंगे। तो ऐसी आपको स्थिति होती है। चलिए, ये तो आप देख लिए दोस्तों कि क्या होता है हमारा संघीय शासन व्यवस्था में, आप देख चुके हैं दोस्तों। और बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर, हालांकि अगर बात की जाए अमेरिका का, तो वहां भी संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन
वहां पर संपूर्ण जो शक्तियां होती है वो कहां पर होती है आपको, ये क्या होता है हमारा केंद्र में होती है। क्या होती है दोस्तों, केंद्र में होती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, ये शासन प्रशासन को चलाने वाली व्यवस्था है, सरकार की चलाने वाली एक व्यवस्था है। हालांकि हमारे जो देश है वो क्या है, अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और चूंकि उसके चीजों को हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को अपना लिया है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और उस चीज को हम लोगों ने क्या कर लिया है, अपना लिया है। देखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों। संसदीय शासन व्यवस्था इसे क्या कहते हैं आपको देखते हैं यहाँ पर। जो संसदीय शासन व्यवस्था इसे प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसे मंत्री परिषदीय शासन व्यवस्था भी हम परिषदीय आपको शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या होता है, इसे वेस्टमिंस्टर क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर आपको प्रणाली भी कह सकते हैं। वेस्टमिंस्टर क्या है, एक स्थान है ब्रिटेन में, और उसी स्थान पर ब्रिटेन की संसद का क्या स्थापना किया गया है, इसलिए इसे वेस्टमिंस्टर आपको प्रणाली भी कहा जाता है। क्या, तो संसदीय प्रणाली को कहा जाता है। और संसदीय शासन प्रणाली की अगर बात किया जाए दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार होती है, सरकार जो होती है, सरकार वो क्या होती है, इसमें आपको क्या हो सकती है। हालांकि अगर बात की जाए कि जो हमारा शासन व्यवस्था वो दो तरह का होता है, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक संसदीय शासन व्यवस्था होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में दिखाई देता है और भारत में ऐसा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं दिखाई देता है दोस्तों। और भारत में कैसा दिखाई देता है, संसदीय शासन व्यवस्था दिखाई देता है। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होती है कि यहाँ पर सरकार होती है और सरकार के दो रूप होते हैं। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। क्या होती है, संसदीय शासन व्यवस्था का अगर विशेषता पूछा जाए तो आप कहेगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है वो आपको क्या होते हैं, इसके दो रूप दिखाई देते हैं। तो इस संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका, और एक होती है क्या, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका जो होता है आपको दोस्तों, चूंकि इस संसदीय शासन व्यवस्था को हम मंत्री परिषदीय शासन व्यवस्था कहे हैं, और जो मंत्री परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। इसलिए इसे हम मंत्री परिषदीय या इसे प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये जो हमारा शासन व्यवस्था होता है, इस शासन व्यवस्था को सरकार के जो रूप होते हैं, इसमें दो तरह के क्या होते हैं, कार्यपालिका होती है, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो रियल जो हमारे कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव होती है वो कौन होती है, किसके हाथ में होता है, ये प्रधानमंत्री होता है। भारत में अगर पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, तो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। अगर नाम मात्र का कार्यपालिका पूछा जाए तो कौन होता है दोस्तों, तो नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। इसे स्टैम्प कहा जाता है, क्या कहता है, मोहर कहा जाता है, राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, यानी कि केवल इसका काम क्या है, मोहर लगाना होता है। क्या होता है, मोहर लगाना होता है। तो एक क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है दोस्तों कि नाम मात्र का कार्यपालिका किसे कहते हैं, और आपको वास्तविक कार्यपालिका कौन है भारत में, तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, इसलिए कहा जाता है नाम मात्र का कार्यपालिका, क्योंकि जब भी कोई भी चीज आपको राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति तभी अपना निर्णय दे सकता है जब वो मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। यानी मंत्री परिषद से सलाह ले करके ही राष्ट्रपति अपना अंतिम निर्णय दे सकता है। इसलिए इसको कहते हैं क्या दोस्तों, तो ये नाम मात्र का क्या होता है, हमारा कार्यपालिका होता है। अब हमें लगता होगा कि आप ये चीजों को पूरा समझ रहे होंगे, किसी तरह की आपको समस्याएं नहीं हो रही। ये हमारा रहा क्या दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था। क्या होता है, तो यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होती है, आपको जो सरकार होती है, देख लीजिए इसके कितने आपको रूप होता है, नाम मात्र का, और आपको क्या होता है, वार्षिक होता है। अब देखते हैं यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका होती है, और आपको क्या होती है दोस्तों, आपको विधायिका होती है, और साथ साथ में होती है क्या, न्यायपालिका होती है। क्या होती है दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज दिखाएंगे यहाँ पर कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या डिफरेंसेस हैं। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द, आपको क्या है हमारा
ये आपको क्या कहेंगे इसे, जो हमारा संसदीय शासन व्यवस्था है और क्या हमारा अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था होता है दोस्तों, तो यहाँ पर होती है क्या, विधायिका होती है। क्या होती है दोस्तों, विधायिका होती है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन बनते हैं, तो इसी से चुन करके आए हुए सदस्य। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो सदस्य जाते हैं इसे हम लोग चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहीं से सदस्य चुनकर जाते हैं कहां पर, तो ये कार्यपालिका बनते हैं, मंत्री बनते हैं और तब सरकार को चलाते हैं। यानी कहा जाए तो हम अपने ऊपर क्या करते हैं, शासन करने के लिए खुद के प्रतिनिधि का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो यहाँ पर विधायिका में और कार्यपालिका में क्या होता है, समन्वय होता है। क्या होता है, एक थोड़ा सा एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या होता है, ये जुड़े रहते हैं यहाँ पर। यानी संसदीय शासन व्यवस्था क्या करता है, विधायिका और कार्यपालिका को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको संसदीय शासन व्यवस्था क्या करता है, विधायिका को और कार्यपालिका को जोड़ता है। यानी जो कार्यपालिका होते हैं इस पर निर्भर करते हैं, यहीं से ये लोग आते हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पर होती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, शक्ति का बंटवारा होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। और दोस्तों वहां पर कार्यपालिका से यानी मंत्री जो होते हैं वो आपको विधानमंडल से नहीं आते हैं, कोई भी मंत्री वहां पर बन सकता है। ये अंतर होता है कहां पर, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में और संसदीय शासन व्यवस्था में। आपको अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पर संसद से वो आकर के आए तभी वो आपको मंत्री बन सकता है, ऐसी जरूरत नहीं है। भारत में लेकिन ये जरूरी है, अगर संसद का सदस्य नहीं है तो उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है 6 माह के अंदर। ये आपको चीजें हैं। संसदीय शासन सरकार को देख लिए, संसदीय शासन व्यवस्था को आप लोग देख ली। अब बात करते हैं दोस्तों आपातकालीन की स्थिति। आपातकालीन अगर स्थिति संसदीय शासन व्यवस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा है, तो यहां पर क्या किया जा रहा है, अगर किसी तरह की अगर भारत में आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, आपको विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या बाहर आक्रमण हो जाता है या देश में या राज्य में क्या होता है, अगर शासन व्यवस्था राजनीतिक प्रणाली अगर सही ढंग से काम नहीं कर रही है, बिगड़ गई है, गिर गई है, तो उस स्थिति में आपातकालीन चीजों को लगाया जाता है। या तो देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए या बाहर से आक्रमण हो जाए या राज्य में आपको राजनीतिक जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो काम नहीं करे, तब ये आपको आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, लागू करनी पड़ती है। वो लागू करता है कौन, राष्ट्रपति। तो आपातकालीन जो शक्तियां है वो लागू करने की जो शक्ति, वो किसमें निहित है दोस्तों, वो है दोस्तों आपको राष्ट्रपति में निहित है। अब ये जो आपातकालीन शक्तियां होती है इसका जो वर्णन किया गया है आपको भाग 18 में किया गया है। कहां पर किया गया है दोस्तों, भाग 18 में। भाग 18 में ये आपको वर्णन किया गया, हाँ भाग 18 में क्या किया गया है, आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। और आपात जो काल होता है दोस्तों, यहाँ पर इमरजेंसी का अगर हम बात करें दोस्तों आपातकाल का, तो इमरजेंसी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों, इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, आपको आपातकाल 3 प्रकार का होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है हमारा क्या, नेशनल इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपात कहते हैं। और दूसरा जो हमारा इमरजेंसी होता है वो होता है हमारा क्या, दूसरा इमरजेंसी जो होता है वो होता है हमारा क्या, राष्ट्रपति शासन, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल। बहुत बहुत खास है दोस्तों। यहाँ पर ये हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल बताएंगे तो बताएंगे कि किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था, किस राज्य में सबसे अधिक लागू किया गया है, किन किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है, सारी चीजों को हम क्या करेंगे बखूबी बताएंगे यहाँ पर। तो दूसरा होता है हमारा क्या दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति शासन होता है। आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तीसरा जो आपातकालीन होता है वो होता है हमारा क्या दोस्तों, तो ये होता है हमारा वित्तीय आपात। क्या होता है दोस्तों, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं यहाँ पर। तो तीसरा होता है हमारा क्या, तो आप देख लिए क्या, एक होता है हमारा राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। और क्या होता है हमारा आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर बात किया जाए कि किन किन अनुच्छेदों में इसका वर्णन है, तो हमारा जो नेशनल इमरजेंसी होता है, क्या होता है हमारा दोस्तों, आपको नेशनल इमरजेंसी जो होता है हमारा,
ये हमारा क्या होता है 352 में वर्णन किया गया। इसका किस में वर्णन किया गया दोस्तों 352 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो इसका वर्णन किया गया 356 में वर्णन किया गया है। और वर्णन किया गया कहां पर दोस्तों, तो ये वर्णन किया गया यहाँ पर आपको 360 में। बीत और पैसा पैसा होता है गोल गोल, और यहाँ पर गोल गोल से याद रखिए 360 में क्या है गोल, तो आपको 360 है, 352 है, 300 माफ कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों ये हमारा 356 होगा। और यहाँ पर क्या होगा ये आपको 360, हम जो 365 लिखे थे वो गलती से नहीं लिखे थे, ये भी है, बताते हैं क्यों। 365 भी होता है आपको राष्ट्रपति शासन लागू करने में। अभी तक जो कुछ छात्र होंगे उनको यही मालूम होगा कि केवल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को इंप्लीमेंट किया जाता है, बट ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर 365 के द्वारा भी क्या किया जाता है, आपको राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। कब किया जाता है तो ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर 356 कब लागू किया जाता है ये भी हम आपको बताते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये होता है नेशनल इमरजेंसी। अगर देश में क्या हो जाए दोस्तों, अगर आंतरिक स्थिति क्या हो जाए, बिगड़ जाए, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ पर आपको नेशनल इमरजेंसी या बाहरी आक्रमण हो जाए दोस्तों, तो आपको नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है दोस्तों, इसका विस्तृत तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको राष्ट्रपति चूंकि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा, उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो 300 जो हमारा बाण होता है नेशनल इमरजेंसी कब लागू होता है दोस्तों, तो जब गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए या बाहरी आक्रमण की संभावना बने, तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आपको राष्ट्रपति के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो दोस्तों आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके सभी आर्टिकल को निरस्त किया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों, उसको विलंब किया जा सकता है, मतलब रोक दिया जा सकता है। ये आपको अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, उनको छीना जा सकता है। ये आपको 20 और 21 को छोड़ करके सभी सारे अधिकारों को क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है आपको आपातकालीन के दौरान। बात किया जाए अगर राष्ट्रपति शासन का, जो ये हमारा प्रेसिडेंट रूल होता है, एक कब लागू होता है दोस्तों, तो एक केवल और केवल क्या होता है, यहाँ पर राज्यों में लागू होगा। कब लागू होगा, जब राज्य में विधानमंडल क्या हो जाए, कार्य नहीं कर पाए, वहां पर राज्य सरकार काम नहीं कर पाए, राज्य सरकार गिर जाए, राजनीतिक प्रणाली क्या हो जाए, बिगड़ जाए, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। यानी कि जब राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है दोस्तों, दो स्थितियों में। जब पहली स्थिति में जब शासन प्रणाली, राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं चल पाए, यानी कि वहां पर सरकार गिर जाए, तब वहां पर ये राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार क्या होती है, कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको राज्य सरकार से कहती है। अगर राज्य सरकार उसमें विफल हो जाती है उसे लागू करने में, तो तब लगता है 365 के तहत वहां पर क्या राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। तो दो तरीके से लगाया सकता है, जब सरकार वहां पर नहीं चल पाए तब, या दूसरा केंद्र सरकार जब किसी विषय वस्तु को लेकर के उसे शासन को चलाने के लिए कहा जाए और वो नहीं चल पाए तो अगर अब हम बात करते हैं क्या दोस्तों, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, ऐसी स्थिति अभी तक नहीं हुई है और हम आशा करते हैं कि नहीं भी होगी। तो ये रहा हमारा क्या, ये आपात के संबंध में दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है दोस्तों। तो चलिए चर्चा करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि आपको जो एडल्ट पर्सन होंगे उनको मत देने का क्या होगा दोस्तों, अधिकार होगा। एडल्ट पर्सन क्या होता है बताते हैं यहाँ पर। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है यहाँ पर दोस्तों, इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लाने के लिए जो प्रयास किया गया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को, वो प्रयास किया गया था किसके द्वारा, JL नेहरू के द्वारा। जब आपको उन्होंने कहा था कि 1938 में ये चर्चा किए थे सार्वभौमिक आपको वयस्क मताधिकार का, हम चर्चा कर रहे हैं वयस्क मताधिकार का बात कर रहे हैं दोस्तों। और बात किया जाए जब डिमांड चल रहा था संविधान सभा का, तो वहां पर क्या किया गया था, ये जो हमारे नेहरू साहब थे, जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया कि भारत में कहा गया कि भारत में ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए, यानी संविधान सभा का जो गठन होगा वैसे सदस्यों से होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करेंगे, आएंगे और उनके द्वारा निर्वाचित होकर के जो सदस्य यहाँ पर आएंगे संविधान सभा में, उन्हीं के द्वारा संविधान का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी कि
वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे संविधान सभा का क्या होगा, निर्वाचन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों, सीमित अधिकार के आधार पर हमारे देश में क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, और तब हमारे संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था दोस्तों। इनके चीजों को यहाँ पर नहीं अपनाया गया था, लेकिन आगे चल करके इस चीज को अप्लाई किया गया है दोस्तों। बात किया जाए तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि 1952 से, अगर 1950 से अगर बात किया जाए, हमारा जब संविधान लागू हुआ था तब से अगर बात किया जाए, तो उस समय जो मत देने का जो अधिकार था वो 21 साल था। कितना था दोस्तों, 21 था, 21 साल था। कितना था आपको, 21 साल था हमारा। तो लेकिन आगे चल करके इस आपको जो वयस्क मताधिकार का जो उम्र है, एक कर दिया गया कितना, 21 से घटा करके दोस्तों ये आपको 18 कर दिया गया। लेकिन ये कब किया गया दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन के तहत आपको 1989 में किया गया था दोस्तों। और एक इस समय कौन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो राजीव गांधी साहब होते थे। कौन होते थे, राजीव गांधी के समय में क्या किया गया था, ऐसा सिस्टम लाया गया था, राजीव गांधी के समय में किया गया था दोस्तों। तो ये बहुत खास चीज है, ये आपको काफी आपको रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि ये इसलिए लाया गया यहाँ पर दोस्तों कि चूंकि भारत के सभी लोगों को क्या हो, यहाँ पर मत देने का अधिकार प्राप्त हो, लेकिन उनकी एक समय सीमा होनी चाहिए। सीमित अधिकार नहीं होने चाहिए कि जो टैक्स दे या जिसके पास जो जमींदारी हो जिसके पास, वैसी कुछ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जाति को, प्रत्येक धर्म के सभी वर्गों को क्या किया जाए, यहाँ पर समानता की दृष्टि से सबको समान बनाते हुए यहाँ पर उनको अधिकार दिया जाए। क्या किया जाए, अधिकार दिया जाए। और इसी कारण इस चीज को लाया गया यहाँ पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को। और जो हमारा उम्र था 21 साल, उसको हटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में, और राजीव गांधी के आपको पीरियड में ऐसा किया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं यहाँ पर, हमारा अगला चीज क्या है, अगला जो हमारा चीज है यहाँ पर, ये विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब क्या है पर दोस्तों, विधि का शासन का मतलब ये है कि भारत में क्या है, विधि का शासन यानी कि भारत में आपको जो हमारा गवर्नमेंट है, सरकार हो क्या है, विधि के तहत चलती है, विधि के परे नहीं चल सकती है, विधि के परे नहीं चल सकती है। क्योंकि अगर चलेगी तो उस पर भी क्या किया जा सकता है, आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर भारत में विधि का शासन है, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। अगर मनमानी करना शुरू कर दी तो देश का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भारत में क्या है, विधि का शासन है दोस्तों। सरकार जो है विधि के परे नहीं जा सकती है, विधि के अंदर रह करके उसके सारे कार्यों को करना है। और विधि के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है, इसका ये आपको तात्पर्य होता है। तो विधि का अर्थ क्या है कि भारत में जो शासन चलेगा वो विधि के तहत चलेगा, और सभी लोग क्या होंगे, इसके अंतर्गत सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, ये इसका तात्पर्य होता है। बात करते हैं अगला, स्वतंत्र आपको न्यायपालिका का बात करते हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर सरकार विधि के शासन के तहत नहीं चले तो सरकार कैसी हो जाएगी, आपको घमंडी हो जाएगी। और सरकार कैसी हो जाएगी दोस्तों, निरंकुश हो जाएगी दोस्तों। सरकार कैसी हो जाएगी, अपने आप को अधिनायक समझने लगेगी दोस्तों। अपने आप को कैसे समझने लगेगी, तो किम जोंग की तरह अपने आप को क्या समझने लगेगी, आपको शासक समझना शुरू कर देगी। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका जब होगी तभी तो सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, अपने न्याय को आपको क्या करें, स्वतंत्र तरीके से दे पाए। तो इसलिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ये आपको किसी तरह का शोषणकारी चीज नहीं अपनाया जा सके। तो सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए भारत में क्या किया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। किस लिए, तो ये कंट्रोल करने के लिए, चूंकि विधायिका से कानून बन करके आता है कहां पर, न्यायपालिका में। और माफ कीजिएगा, विधायिका से कानून बन करके आएगा तो इंप्लीमेंट करेगा कौन, कार्यपालिका। और कार्यपालिका सही तरीके से लागू करता है कि नहीं, या विधायिका जो कानून बनाई है वो सही तरीके से बनाई है कि नहीं, ये सब देखना किसका काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है। अगर एक कानून अगर बना हुआ है और वो जनता के न्याय संगत नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, तो उन चीजों को क्या किया जाता है, अल्पीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, अल्पीकरण। आर्टिकल 13 के तहत उसका अल्पीकरण करने का भी अधिकार है किसको, आपको न्यायपालिका को है दोस्तों। ये कहा गया यहाँ पर, तो स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन किया जाए। अगर बात की जाए न्यायपालिका का दोस्तों, तो न्यायपालिका का जो आकार होता है वो पिरामिड के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों,
पिरामिड के आकार का होता है इसका क्या आकार। पिरामिड इन द सेंस ऑफ क्या, यहाँ शीर्ष पर सबसे पहले कौन होता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट होती है जिसे हम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। और इसका वर्णन किसमें है, 100 आपको क्या है 1 to 4 में क्या है इसका वर्णन किया गया, 124 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद देखा जाए ये तो केंद्र में क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है केंद्र में। राज्य में आएगा तो क्या होती है आपको हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय। और राज्य में क्या होता है यहाँ पर, ये तो हमारा क्या है राज्य न्यायालय सॉरी उच्च न्यायालय होता है, यानी हाई कोर्ट होता है राज्य में। सेंटर में होता है, ये होता है स्टेट में, और ये क्या होता है हमारा हाई कोर्ट होता है। नीचे आएगा तो अधीनस्थ न्यायालय होता है और जिला न्यायालय होता है। तो ये हमारा पूछा जाएगा कि पिरामिड का आकार सॉरी हमारे जो न्यायालय सिस्टम है, जुडिशरी जो सिस्टम है उसका आकार कैसा होता है दोस्तों, पिरामिड के आकार का होता है। सबसे आपको शीर्ष पर कौन होता है, चोटी पर सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके नीचे कौन होती है आपको उच्च न्यायालय होती है जिसे हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और आगे आता है हमारा अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उसके बाद आता है जिला न्यायालय जिसे हम आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। और ये चूंकि अंतिम जो निर्णय होता है किसका दोस्तों होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये तो रहा हमारा न्यायपालिका का बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, ये हमारा स्वतंत्र निकाय का। तो भारत में आपको चूंकि यहाँ पर देखा जाए कुछ और भी आपको क्या है फ्री आपको बॉडीज हैं, स्वतंत्र निकाय हैं। जैसे आपको बात की जाए चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, या विधानमंडल हो या आपको केंद्र हो, तो वहां के सांसद हो चाहे आपको जो भी मेंबर हो उनका चुनाव कराने के लिए कौन होती है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जिसे हम निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों और भी स्वतंत्र है आपको क्या है यहाँ पर निकाय बहुत सारे भारत में पाए जाते हैं। जिससे आपको योजना आयोग है जिसे अब क्या कहा जाता है, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या है, तो ये सारी चीजें हमारे निकाय हैं। अगर और बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों अल्पसंख्यक, भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा गया है दोस्तों। और बात किया जाए अल्पसंख्यक का, तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे आपको चीजें दी गई है। अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 29 और 30 में आपको विशेष तौर पर इन पे चर्चा किया गया है कि इनमें क्या किया गया है कि प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है। क्या दोस्तों, प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। आपको अपने लिए क्या कर सकते हैं, तो शिक्षण संस्थान स्थापना कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ये आपको जुड़ा है कि इसे अल्पसंख्यकों से जुड़ा है। तो भारत में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया है दोस्तों। और ये जो निर्माण किया गया था तो उस संविधान का ये क्या है, सारी विशेषताएं हैं। और इस सारी विशेषताओं को आपको एक बखूबी एक आपको ट्रिकी वे में हमने समझा दिया था जो आपके लिए बहुत ही मजेदार होगा दोस्तों। तो ये आपको हमें लगता होगा कि ये आपको जो चीजें हैं काफी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस चीज को थोड़ा सा आप शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले मिलेंगे अगले क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।